So, hello everyone, welcome back. This is Sakshi Jain. So, today what we are going to understand is about the regulating acts. ठीक है, so let's begin. देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है, इसको नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो रेगुलेट हो रहा है और कोई तो रेगुलेट कर रहा है ना. तो कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट कर रही है. ठीक है, कौन? ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट करना चाह रही है. किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. सो ब्रिटिश क्राउन इज ट्राइंग टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना पड़ रहा है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी, है ना, इंडिया में, भारत में. बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. तो क्या हुआ इसके बाद कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको शाह आलम ने, ठीक है, शाह आलम एट दैट टाइम वाज द मुगल एम्परर. तो शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दीवानी राइट्स देते थे, है ना. दीवानी राइट्स किस पे? दीवानी राइट्स ऑन बंगाल, है ना, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. ठीक है, अब इस पे दीवानी राइट्स मिल चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को. दीवानी राइट्स क्या है? बेसिकली रेवेन्यू राइट्स, मतलब टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है वो किसको मिल गई है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. ओके, अब क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ बक्सर जीता था तो उस टाइम पे यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ठीक है, 1765 में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का ये एक पार्ट था कि शाह आलम ने दीवानी राइट्स दिए थे बंगाल, बिहार और ओडिशा के, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. अब इसमें एक और बात हुई थी. वो क्या हुई थी कि जो रॉबर्ट क्लाइव जिसने नेगोशिएट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये ट्रीटी, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था कि यहाँ पे डुअल सिस्टम स्टार्ट होगा. ठीक है, डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था उसने. ठीक है, डुअल सिस्टम क्या था? Dual system was the rights on दीवानी एंड निज़ामत. ठीक है, the rights on दीवानी एंड निज़ामत. ठीक है, तो दीवानी राइट्स बेसिकली रेवेन्यू राइट्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, और निज़ामत राइट्स क्या है? निज़ामत राइट्स आर बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रोड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है लोगों को. तो ये क्या है? बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है निज़ामत. ठीक है, और रेवेन्यू वाला पार्ट जहाँ पे पैसा आने वाला है, जहाँ पे रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करके, वो है दीवानी वाला पार्ट. तो दीवानी राइट्स जो हैं वो मिल गए थे किसको? वो मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. और जो निज़ामत वाला जो राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा उस जगह का, वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा नवाब को. तो नवाब के पास क्या है? निज़ामत है. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है? दीवानी है. तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है? पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इनके पास पावर तो है, पैसा तो इन्हीं के पास जा रहा है, पर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है नवाब के पास. ठीक है, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स थी. अब इसके चलते क्या हुआ? इस डुअल सिस्टम के चलते क्या हुआ? 1768 में देखिए, 1768 के टाइम पीरियड में क्या हुआ? एक बेसिकली 1769 में क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटस, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत गिर गई. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत गिर गई इनकी. देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर क्यों दिया गया था? ट्रेड मोनोपोली दी ही क्यों गई थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू का पार्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा रही थी. अराउंड 4 लाख पाउंड्स जो है वो किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा रही थी. बट विद टाइम क्या हुआ? जब इनकी फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल गिरने लग गई, तब ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा कि नहीं भाई, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको रिवाइव करना पड़ेगा. रिवाइव करने के लिए इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है. अब रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है? देखिए, इस टाइम पीरियड में रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है? ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस गिर क्यों रही थी? इसके मेन रीजंस क्या थे? एक तो 1769 का बंगाल फेमाइन. देखिए, बंगाल में इस टाइम पे फेमाइन आया था. फेमाइन बेसिकली मतलब भुखमरी होना. ठीक है, क्या हुआ था? एक जोग्राफिकल फिनोमिना है एल नीनो.
ठीक है, ये आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि एल नीनो, इस टाइम पे एल नीनो आ गया था, ठीक है। तो अब जो बंगाल वाली साइड है वहाँ पे क्या हुआ, एल नीनो आने की वजह से वहाँ पे रेनफॉल में कमी आई, ठीक है। रेनफॉल में कमी आई तो क्या हुआ, जो खेत है बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया। तो क्रॉप जो है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी गिर गई, क्रॉप प्रोडक्टिविटी गिर गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर उस टाइम पे अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक। इतना नुकसान हुआ लोगों को उस टाइम पे कि इवन द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल वाइप डाउन, ठीक है। लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल पॉपुलेशन का वो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। इतना बुरा, इतना भयानक फेमाइन आया था उस टाइम पे बंगाल में। तो एक तरफ तो फेमाइन आ रहा है, एक तरफ तो एग्रीकल्चर की दुर्दशा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश कर रही थी। तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं, और ऊपर से टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो देखा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुए, ठीक है, जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्या रीज़न था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, इसका कुछ खास निष्कर्ष तो आया नहीं था, पर जिसके चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लग गए थे, ठीक है, काफ़ी पैसा, आर्मी, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डाइवर्ट हो गई थी एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसकी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर नेक्स्ट वॉज द करप्शन बाय ऑफिशियल्स। सो 1717 में क्या हुआ था कि फारूक सियार का फरमान मिला था टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फारूक सियार कौन था उस टाइम पे, मुगल एम्परर। तो यहाँ पे फारूक सियार फरमान में क्या बात करी थी कि कंपनी कुड इशू दस्तख्त, ठीक है। दस्तक क्या है, एक तरीके से ट्रेड पास है, ट्रेड पास, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सामान ले जाना है, तो अगर आप वो पास इशू करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो पास मिलता था, अगर आप वो पास इशू करोगे तो आपको वहाँ पे जो ड्यूटी है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो दस्तक है, ये जो दस्तक राइट्स है, जो ट्रेड पास इशू करने का जो राइट है, ये पहले किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। बट क्या हुआ, प्राइवेटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो भी ये दस्तक को इशू करने लग गए, ठीक है। तो एक तरीके से प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट हो गया बाई ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इस चीज़ से, पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारी नुकसान हो रहा था। तो ये जो करप्शन है, इस वजह से भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी बहुत घाटे में जा रही थी, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, लॉसेस इन द टी ट्रेड। क्या हो रहा था कि जो चाय बागान हैं इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चाय बागान लगाए थे, वहाँ से वो जो चाय है, टी है, वो एक्सपोर्ट करती थी टू द अमेरिका, ठीक है। बट बाय दिस टाइम क्या हुआ, डच ने टी को स्मगल करना शुरू कर दिया, और अराउंड 85% ऑफ जो टी है, ठीक है, वो डच स्मगल करके जा रहे थे अमेरिका में। तो इस वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ, ठीक है। अब ये जो रीजंस हैं, इस वजह से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ख़राब हो गई। तो इसके बारे में एक्शन कब लिया गया, एक्शन तब लिया गया जब 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख पाउंड का लोन मांगा, किससे, ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। तब ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द फर्स्ट एक्ट लेकर आए, ठीक है। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं, देखिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो वैसे ही रही, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली में कोई चेंजेस नहीं आए, तो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी द ओनली कंपनी दैट विल ट्रेड इन इंडिया एट दैट टाइम। फिर कंट्रोल ऑफ कंपनी, देखिए, इनिशियली जो कमर्शियल अफेयर्स और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कौन संभाला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टोटल संख्या कितनी थी, 24। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पोजीशन थोड़ी सुप्रीम कर दी गई इन कंपैरिजन टू द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जगह जगह पे टेरिटरीज एक्वायर करनी शुरू करी, ठीक है, तो क्या किया उसने, प्रेसिडेंसीज बनानी शुरू करी। जैसे यहाँ पे एक मद्रास प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, फिर यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, और इधर बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी बनी हुई थी। अभी तक क्या था, हर प्रेसिडेंसी के अपने एक गवर्नर थे, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे होगा, गवर्नर ऑफ मद्रास होगा, और गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, ठीक है। एंड ये जो गवर्नर हैं ये इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करेंगे किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को,
ठीक है, जो टोटल 24 हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो पहले क्या था, ये सब जो गवर्नर्स हैं इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते थे टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट बाय दिस टाइम क्या हुआ, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसकी पोजीशन थोड़ी बड़ी कर दी गई, इसकी पोजीशन थोड़ी सुप्रीम कर दी गई विद रेस्पेक्ट टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द गवर्नर ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज कर दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, to the Governor General of Bengal. So now Governor of Bengal will be called the Governor General of Bengal, and Warren Hastings became the first Governor General of Bengal. जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वही फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के। ठीक है, और ये जो मद्रास और जो बॉम्बे वाले हैं ये अब सबॉर्डिनेट हो गए टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर सुप्रीम हो गई। ठीक है, देन कम्स द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड यहाँ पे है बंगाल, एंड देन कम्स द गवर्नर ऑफ मद्रास। सो दे विल, कुछ मैटर्स में ये बॉम्बे और मद्रास वालों को परमिशन लेनी पड़ेगी बंगाल वालों से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये देखिए आप लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे विल बी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनकी 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इवन गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की भी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। नेक्स्ट कम्स सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो लॉज फ्रेम करेंगे ऑन द वोटिंग बेसिस। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जैसे गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं हम और उसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्या हुआ कि अगर कोई भी लॉ बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें वोटिंग होगी। ठीक है, अगर वोटिंग में इन दोनों ने गवर्नर जनरल की फेवर में बात करी तो फिर जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हो दैट विल बी पास्ड। ठीक है, पर अगर क्या हुआ, 3 लोगों ने भी अगर उसके अगेंस्ट बात करी तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो डिसीजन होगा वो नहीं लिया जाएगा, वो पास नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक तरीके से यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की पावर जो है वो लिमिटेड है। सो गवर्नर जनरल हैज़ लिमिटेड पावर्स, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे ही वोटिंग हो रही है। अगर 3 जो हैं, 3 उसके अगेंस्ट हैं तो फिर वो डिसीजन जो है वो लिया नहीं जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स रेवेन्यू। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एक तो है कमर्शियल ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पहले से इन्वॉल्व थे। फिर दूसरा क्या है, टेरिटोरियल पोजेशंस, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे टेरिटरीज एक्वायर करनी शुरू कर दी थी। तो जहाँ जो उनकी टेरिटरीज होंगी वहाँ से जो टैक्सेस हैं वो सब उनके रेवेन्यू में आ रहा है। और तीसरा है सॉल्ट टैक्स। सो सॉल्ट टैक्स बेसिकली वही टैक्स है जिसके अगेंस्ट जो गांधी जी हैं उन्होंने दांडी मार्च वो स्टार्ट की थी, है ना। तो इसी टाइम पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही इन्होंने क्या किया था, प्राइवेट ट्रेड पे बैन कर दिया था। जैसे मैंने बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी प्राइवेटली दस्तक इशू करने शुरू कर दिए थे, तो उस प्राइवेट ट्रेड को भी बैन कर दिया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था, कहाँ पे, कैलकाटा में। सो सुप्रीम कोर्ट वो स्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा, और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा एम्पे। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है दिस वाज ओनली फॉर ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, दिस वाज नॉट फॉर नेटिव्स। ठीक है, इंडियन नेटिव्स के लिए ये कोर्ट नहीं था, ये कोर्ट सिर्फ ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए ही था। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट कम्स द ड्रॉबैक्स। अब क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम्स थी वो हम यहाँ पे समझेंगे, और उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए ही नए एक्ट्स आए हैं, दैट इज़ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 1773 के ड्रॉबैक्स कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो जो गवर्नर जनरल है, सबसे पहले गवर्नर जनरल की, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिमिटेड पावर्स थी। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास लिमिटेड पावर्स थी, इनके पास क्या था, वीटो पावर भी नहीं थी 1773 के एक्ट में। तो क्या होता था, जैसे गवर्नर जनरल है और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगर इन तीनों ने डिसीजन जो है वो अगेंस्ट दिया है तो डिसीजन पास नहीं होगा। ठीक है, जबकि गवर्नर जनरल चाह रहा है पर तब भी वो डिसीजन पास नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से ही 1773 के एक्ट में वोटिंग होती थी। इसका समाधान करने के लिए हमें नए एक्ट्स लाने थे। सो नेक्स्ट क्या था कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने वाली है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, गवर्नर जनरल।
ठीक है। तो ऑल दो मेजोरिटी से इन्होंने डिसीजन लिया है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, गवर्नर जनरल पे आएगी। सो ये एक प्रॉब्लम थी। फिर दूसरा क्या था कि लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया 1773 में एक तो गवर्नर जनरल था, ठीक है, और दूसरा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया था कैलकाटा में। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर भी क्लियर नहीं थी, ठीक है। कि अब क्या होता था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स और एलिजा एम्पे, इनके बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले इस टाइम पे। वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ जैसे कुछ डिसीजंस लेना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तो पास करवा लिए वो, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रजिस्टर करने से मना कर दिया, ठीक है। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स और एलिजा एम्पे कि गवर्नर जनरल की पावर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। इन दोनों में पावर कैसे डिवाइड होगी, डिवीजन ऑफ पावर कैसे रहेगी इन दोनों के बीच में, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो ये भी एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था। फिर दूसरा क्या था, देयर वॉज अ लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो बेसिकली जो बंगाल की जो गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, जो सुप्रीम पोजीशन पे थे, और जो गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में पावर कैसे डिवाइड होगी, ठीक है। कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के गवर्नर जनरल के पास लेके जाने हैं, और कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो वो खुद से इश्यूज जो हैं सॉल्व कर सकते हैं या खुद से उन पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या हुआ, नए एक्ट्स आए। फर्स्ट वॉज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर अब यही जो प्रॉब्लम्स हैं, यही जो बेसिकली ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये लेके गए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ लेके गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई, कौन सी, टॉचेट कमेटी, ठीक है। ये जो टॉचेट कमेटी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये जो टॉचेट कमेटी है, इसकी रिकमेंडेशंस के अनुसार कौन सा नया एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या कह रहा है कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पावर कैसे डिवाइड होंगी, और यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जनरल की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में सुप्रीम कर दी, ठीक है। अब वो कैसे कर दी, देखिए, जो रेवेन्यू मैटर्स हैं दैट विल बी हैंडल्ड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही डिसाइड करेंगे रेवेन्यू मैटर्स, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने ही नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो भी अपील्स होंगी, अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स, अब ये जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के पास जितनी भी अपील्स होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाके किसके पास जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, ठीक है। ये भी एक मेजर डिसीजन था कि गवर्नर जनरल की पावर यहाँ पे सुप्रीम कर दी। फिर दूसरा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है और गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और जो भी ऑफिशियल्स हैं, सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैं, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स जुरिडिक्शन। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन उन पे लागू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की पावर एक तरीके से सुप्रीम हो गई, क्योंकि रेवेन्यू मैटर्स भी, फिर अपील्स भी, फिर दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो इस मैटर को कौन सॉल्व कर रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसके बीच में सेटलमेंट हो रही है, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। 1784 में नेक्स्ट रेगुलेटिंग आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए, ये भी जो एक्ट है, ये भी एक तरीके से जो 1773 की जो कमियां हैं उसी को ही दूर करने के लिए आया था ये एक्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रेड मोनोपोली है, सबसे पहले तो उसको ऐसे ही रहने दी कि ठीक है भाई, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही, उसी के पास ही ट्रेड मोनोपोली है, ठीक है। जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है अभी तक किसके पास था, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स दोनों ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे थे, उसके 24 मेंबर्स मैनेज कर रहे थे। बट इस टाइम पीरियड में पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया कि जो कमर्शियल अफेयर्स है और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, यहाँ पे दोनों डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं दैट विल अंडरटेक द मैटर्स ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है दैट विल अंडरटेक द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, सिविल अफेयर्स है, मिलिट्री अफेयर्स है, वो कौन हैंडल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उसको कौन अपॉइंट करने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करने वाला है, ब्रिटिश क्राउन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन अब यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है, किस तरीके से जो ब्रिटिश क्राउन है अब वो एक तरीके से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अभी पहले पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने शुरू किए, फिर धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक तरीके से 1858 तक जाते जाते वो जो ब्रिटिश क्राउन ही ओवरटेक कर लेगा। अब आप देखिए कि जो यहाँ पे जो
पॉलिटिकल अफेयर्स हैं ये किसने मैनेज करने शुरू किए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश क्राउन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। डुअल गवर्नमेंट कैसे, एक तो ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करने शुरू करेगी मेंबर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी मेंबर्स को, किसके, कमर्शियल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है। कमर्शियल अफेयर्स जो हैंडल कर रहा है कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी मेंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इट विल चेंज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फ्रॉम 4 to 3, ठीक है। तो अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। तो अगर अब यहाँ पे एक भी गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है अगर उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो वो डिसीजन पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, अब गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर आ चुकी है, ठीक है, वीटो पावर आ चुकी है। और एक और जो चेंज हुआ वो क्या, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी टेरिटरीज इंडिया में थी उसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल एक्विजिशंस, बट नाउ दिस विल बी चेंज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब अब उन्होंने क्या किया है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रहे हो, जो भी ट्रेड कर रहे हो, आप किसकी परमिशन से कर रहे हो, ब्रिटिश क्राउन की परमिशन से कर रहे हो। तो ये जो पोजेशंस हैं, जो टेरिटोरियल एक्विजिशंस हैं आपके, वो बेसिकली ब्रिटिश पोजेशंस ही हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से एक नींव रख दी गई, एक आधार रख दिया गया, जो कि फाइनल कल्मिनेट होते हुए दिखाई देगा 1858 में, जबकि जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर देगा इंडिया पे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अभी फ़िलहाल रेगुलेटिंग एक्ट्स के लिए ही ये वीडियो थी, ठीक है। तो आप एक बार और रेगुलेटिंग एक्ट रिवाइज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको सारा बैकग्राउंड समझाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। 1773 का एक्ट क्यों आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो ख़राब थी, रीजंस क्या थे उसके पीछे, फिर जब लोन मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो फिर ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, रेगुलेट करने की कोशिश की, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। उसके मेन फीचर्स क्या थे, कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको सुप्रीम करके उसकी जो बेसिकली जो डेजिग्नेशन है वो चेंज कर दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनको सुपीरियर बना दिया गया टू द मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर्स, ठीक है। और कैसे यहाँ पे जो वोटिंग बेसिस पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया गया है, जो प्राइवेट ट्रेड है वो बैन की गई है। फिर इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि गवर्नर जनरल के पास लिमिटेड पावर्स थी, देयर वाज लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए फिर 2 नए एक्ट्स आए। फर्स्ट वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। इट वाज वो क्यों आया, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टॉर्चेट कमिटी, ठीक है। तो वो बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस किया, जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स वाली जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश की एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। फिर बाद में गवर्नर जनरल की पावर कहाँ पे इंक्रीज़ कर दी गई, पिट्स इंडिया एक्ट में, जहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम 4 to 3, ठीक है। और गवर्नर को वीटो पावर दे दी गई, और जो कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको डिवाइड कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है नाउ दैट विल हैंडल द कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल हैंडल द पॉलिटिकल अफेयर्स। विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चार्टर एक्ट्स, ठीक है। चार्टर एक्ट्स में मेनली हमें 3 एक्ट्स पढ़ने हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बस यही आज 3 यही वाले एक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, ठीक है। वो 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है या फिर जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है वो फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो नाउ we'll be starting with the charter acts. तो the last lecture we talked about the regulating act of 1773, राइट। और फिर अमेंडिंग एक्ट्स आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 एंड द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। तो ये 3 एक्ट्स हमने कवर कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में। अब आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ने वाले हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1813 क्यों आया, क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था इस टाइम पे, तो क्या हुआ, बहुत सारी ब्रिटेन की ऐसी कंपनीज थी जो कि ट्रेड करना चाह रही थी बाहर, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ पे, जैसे ईस्ट है, ईस्ट में जो ट्रेड करने की जो मोनोपोली है वो किसको दी गई थी, वो दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इससे जो ब्रिटिश जो कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू डाइवर्ट देयर ट्रेड, दे ऑल्सो बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू ट्रेड विद द ईस्ट,
राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली है, देखिए आप कैसे याद रखेंगे, 18 जस्ट 18 स्टार्ट होते ही, 17 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट 18 स्टार्ट होते ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ट्रेड मोनोपोली जो है वो अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। अब जो ट्रेड मोनोपोली है वो अबॉलिश हो गई, और ट्रेड मोनोपोली वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अभी भी रिटेन्ड है फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना, मतलब चाय और चाइना पे ट्रेड मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाकी सब चीज़ों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली हट जाएगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑल राइट। फिर यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज़ ही नहीं आना चाह रही थी, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी आना चाह रहे थे ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार इंडिया में कर पाएँ, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ वर ऑल्सो अलाउड इन इंडिया। फिर कुछ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कुड ऑल्सो कम एंड सेटल इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स भी अब इंडिया में कहीं भी आके सेटल हो सकते थे। ऑल राइट। फिर यहाँ पे जो अर्लियर जो कोर्ट्स थे, दे कुड convict only the Indian subjects, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर कोर्ट्स, ठीक है, जो और प्रेसिडेंसीज में जो कोर्ट्स थे, they could only convict the Indian natives, but now the courts can convict the European British subjects as well। तो अब जो कोर्ट्स हैं वो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी कन्विक्ट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू देखते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि रेवेन्यू में देयर वाज वन अकाउंट, ठीक है, कि जहाँ पे कमर्शियल कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उससे जो पैसा आ रहा है और जो टेरिटोरियल पोजेशन से जो पैसा आ रहा है वो सब एक ही अकाउंट में जाता था, बट नाउ दिस इज चेंज्ड। अब सेपरेट अकाउंट्स बना दिए गए फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड फॉर टेरिटोरियल रेवेन्यूज एज वेल, ठीक है। और ये बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको 10.5% का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ट्रेड कर रही है या ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 10.5% का रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। ये हुआ था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करने के लिए ये एक तरीके से वादा कर दिया गया था कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको 10.5% का रेवेन्यू मिलेगा। फिर एक और जो एक अच्छा कदम देखा गया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उस पर 1 लाख का बजट सैंक्शन कर दिया गया था कि 1 लाख रुपए खर्चा करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मॉडर्न एजुकेशन पे, ठीक है। तो ऑल दो ग्राउंड लेवल पे कुछ खास फ़ायदा देखा नहीं गया था इसका, बट स्टिल इट वॉज अ पॉजिटिव मूव। तो अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में अब देखिए मोनोपोली ऑफ ट्रेड में क्या हुआ, अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है दैट वाज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड, तो अब ना तो चाय पे ना चाइना पे, ठीक है, चाय और चाइना की ट्रेड पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं थी। बेसिकली देखिए चाइना पे जो मोनोपोली है वो इस वजह से रखना चाहते थे क्योंकि चाइना में दे यूज टू ग्रो ओपियम, ठीक है, तो ओपियम से उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, तो इस वजह से, और चाय में भी उनका काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा था, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स वो बना रहे थे। बट अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो मोनोपोली अबॉलिश कर दी इवन ऑन टी एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी जो कि वो ट्रेड में इन्वॉल्व थी, और एक उसकी थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी थी, जो कि वो टेरिटोरियल पोजेशंस में थी, ठीक है, टेरिटरी एक्वायर करके फिर वहाँ पे वो रूल कर रही थी। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली हटा दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ पहले कौन मैनेज कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन मैनेज कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कौन मैनेज कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब क्या होगा, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो खत्म हो गई, तो अब दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मिलके पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। सो दिस एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ प्योरली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। अब प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरीके से ही ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क करेगी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या इमिग्रेशन जैसे कोई भी लॉज थे तो वो बिल्कुल एकदम हटा दिए गए फॉर यूरोपियंस, ठीक है, और यूरोपियंस यहाँ पे आके प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया, देखिए 1833 में अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल नाउ बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अ विलियम बेंटिक।
ठीक है, विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही विल बी द इंचार्ज ऑफ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स किसे दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहीं पे देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी बहुत बड़े चेंजेस आए। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसी को ही एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए गए फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। मतलब पूरे ब्रिटिश इंडिया पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किसको मिलने वाली हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। मतलब पहले क्या होता था कि पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, और इससे सबऑर्डिनेट थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, है ना, और गवर्नर ऑफ मद्रास। तो पहले क्या था, लेजिस्लेटिव पावर्स इनके पास भी थी, ठीक है। ये क्या करते थे, कुछ मैटर्स पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन लेते थे। बट अब क्या है, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी फॉर ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो पूरे इंडिया पे किसके पास है लेजिस्लेटिव पावर्स? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो दे ऑल्सो एनलार्ज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब पहले क्या हुआ था कि जो पहले जो गवर्नर जनरल है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4। फिर हटा के उसे 3 कर दिए गए। पर इस एक्ट में दोबारा से जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें मेंबर्स दोबारा बढ़ा दिए गए, 3 से 4 कर दिए गए। हालांकि ये जो चौथा मेंबर है ये लॉ मेंबर है, ठीक है, लॉ मेंबर। द फर्स्ट लॉ मेंबर टू बी एडेड वॉज लॉर्ड मैकले, ठीक है, ये आप याद रखना, लॉर्ड मैकले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने 4th मेंबर ऐड कर दिया। तो ये जो लॉ मेंबर है ये एडवाइस देगा गवर्नर जनरल और उसकी ये जो बाकी एक की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है लॉज पे, लॉ फ्रेमिंग पे, पर इसके पास वोट करने की पावर नहीं थी, ठीक है, सिर्फ एडवाइस करने की पावर थी, वोट करने की पावर नहीं थी। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन इन कंपैरिजन टू दीज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इसकी जो पोजीशन है थोड़ी वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट एनलार्ज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू 4 मेंबर्स, 1 लॉ मेंबर एडेड टू द काउंसिल टू एडवाइज ऑन द लॉ मेकिंग, ठीक है। फर्स्ट कौन था? मैकले। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी अपॉइंट किया गया और ये जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ये लॉज को कोडिफाई करेगा, ठीक है। इट वॉज अ प्रोग्राम टू कोडिफाई एंड कंसोलिडेट इंडियन लॉज। जो भारत के जो हिंदूज़ हैं बेसिकली उसको हिंदू लॉज के हिसाब से, हिंदू कस्टम्स के हिसाब से लॉज बनाए जाएंगे, और जो मुस्लिम हैं मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम्स कस्टम के अनुसार ही उनके लिए लॉज बनाए जाएंगे, लॉ फ्रेमिंग होगी। ऑल्सो लॉज पे एक और बात हुई थी, देखिए यहाँ पे लॉज पे बहुत बातें हो रही हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब क्या हुआ, देखिए अब जो सुप्रीम पावर है किसको दे दी गई? लॉ मेकिंग की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसके पास जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगा ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ जब एक बार इसने पास कर दिया तो वो लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगा। तो इनिशियली क्या होता था कि लॉज जो है वो यहीं से पास होके आ रहे थे, गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ही पास होके आ रहे थे। तो इस वजह से उन लॉज को बोलते थे रेगुलेशंस, बिकॉज दे वर ओनली टू रेगुलेट, ठीक है। नाउ अब क्योंकि क्या है कि ये जो लॉज हैं ये पार्लियामेंट तक जा रहे हैं, पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आ रहे हैं, तो अब इन लॉज को क्या बोल दिया गया है? इन लॉज को बोल दिया गया है एक्ट्स, ठीक है। तो यहीं पे लिखा गया है कि द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस व्हाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट आर कॉल्ड एक्ट्स, ठीक है। अब देखिए जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो स्लेवरी है उसको भी फाइनली अबॉलिश कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही स्लेवरी को, सती को, ठीक है, सती प्रथा को इनको ख़त्म किया था, तो ये आपको याद रखना है। ऑल्सो दे ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। पहले क्या होता था, इनिशियली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ही क्या करते थे, वो ही नॉमिनेट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोगों को, ठीक है, सिविल पोस्ट पे। तो अब क्या हुआ, अब दे ट्राई टू अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। इंडियंस शुड नॉट बी डीबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस। इंडियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, टू बिकम द सिविल सर्वेंट्स। बट ये जो प्रोविज़न है इसको मतलब बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा अपोजिशन मिला था, किन से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपोजिशन मिलने के बाद ये जो अटेम्प्ट था इनका जो सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का, इसको फिर बाद में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया। तो 1853 समझेंगे अब। तो 1853 में कंट्रोल ऑफ कंपनी, देखिए अब कंपनी की कमर्शियल पावर्स तो चली गई, कंपनी नाउ बिकेम 1833 में ही कंपनी नाउ बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव
बॉडी, इंटायरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो कंपनी के पास अब सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स रह गए, सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स रह गए। और कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिल के पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन नॉमिनेट कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स। ठीक है, इट वॉज अ कंट्रोलिंग बॉडी। तो कौन नॉमिनेट कर रहा होगा? ब्रिटिश क्राउन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नॉमिनेट करा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करी थी टू द मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या चेंज आए? यहाँ पे इनिशियली देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा से ही 24 चलते हुए आ रहे थे, पर यहाँ पे अब नंबर जो संख्या है वो चेंज कर दी गई। 24 से वो 18 कर दी गई। ठीक है, कम कर दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या। और इन 18 में से भी 6 नॉमिनेट करके आएंगे। कहाँ से नॉमिनेट होंगे? ब्रिटिश क्राउन। तो आप देख रहे हो ब्रिटिश क्राउन की जो पावर है, किस तरीके से पावर अपनी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स तो ब्रिटिश क्राउन से आ ही रहे थे, ब्रिटिश क्राउन मतलब नॉमिनेट कर ही रहा था। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स में से भी 6 मेंबर्स ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करने वाला है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन बेसिकली अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर बाद में क्या हुआ? ये अब देखिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इसी 1833 से 53 तक का जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में सिंध और पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था। फिर यहाँ पे जो डलहौजी था उसकी भी एनेक्सेशन पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो क्या हुआ? इस वजह से काफ़ी टेरिटरी बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर आ गई थी। ठीक है, तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी और अ प्रोविंस। तो इनिशियली क्या थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। बट नाउ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये पावर दे दी गई कि दे कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरीज एनेक्स हो गई थी, बहुत सारी टेरिटरीज जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन गई थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट रीजंस के लिए, ताकि और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए वहाँ पे, तो वो नई प्रेसिडेंसीज बना सकते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है कि जो गवर्नर जनरल है, तो बंगाल में कौन था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, और वो कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। बॉम्बे में कौन था? गवर्नर था। ठीक है, और मद्रास में कौन था? बॉम्बे में और मद्रास में कौन था? अगेन गवर्नर था। पर बंगाल में कोई गवर्नर नहीं था। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसके पास पूरे भारत की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बंगाल खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। ठीक है, तो बंगाल को के लिए एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, सो गवर्नर अपॉइंटेड फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी ऑल्सो। एंड लॉ मेंबर, ठीक है, जो गवर्नर जनरल है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर ऐड किया था, है ना। कहाँ पे? 1833 में। अभी पढ़ा हमने, 1833 में एक लॉ मेंबर नॉमिनेट किया था यहाँ पे। पर ये जो लॉ मेंबर है इसके पास कोई रियल पावर्स नहीं है, इसके पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स हैं कि लॉ मैटर्स में ये इनको एडवाइस कर सकता था। बट इसमें 1853 के एक्ट में इसको भी वोट करने की पावर दे दी गई। ठीक है, तो लॉ मेंबर को भी एज अ फुल मेंबर ट्रीट किया गया एंड ही वॉज ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट। फिर नेक्स्ट कम्स द सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में इनिशियली क्या होता था? गवर्नर जनरल है, देखिए गवर्नर जनरल, फिर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और एक है कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ देख रहा है। ठीक है, तो अब यही 6 मिलके क्या करते थे? लॉज को फ्रेम कर रहे थे। ठीक है, लॉज को फ्रेम भी कर रहे थे एंड लॉज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। ठीक है, तो लॉज फ्रेम करने का काम भी इन्हीं का ही था और लॉज इम्प्लीमेंट करने का काम भी इन्हीं का था। मतलब लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर भी इनके पास है और लॉ इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इनके पास है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं इनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? सेंट्रल लेजिस्लेचर में इनके साथ 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। तो दे विल हैंडल द लॉ मेकिंग, दे विल हैंडल द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड दे will handle the executive powers. ठीक है, तो अब 6 legislative councils were added to the governor general, executive and commander in chief and they all functioned as the mini parliament. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? they separated the legislative and executive function of governor general's council for the first time.
ओके। और एक क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, अच्छा ये बताना रह गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने आपको 1833 में बताया था, इन 1833 दे अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और वहाँ पे क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपोजिशन आया था, तो इस वजह से वो डिसीजन वापस ले लिया गया था। पर यहाँ पे 1853 में क्या हुआ कि जो वो डिसीजन है उसको फाइनली पास कर दिया गया एंड दे इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो अब इंडियंस can also be member to the covenanted civil servants. Covenanted civil services basically हायर पोस्ट होती थी सिविल सर्विसेज में, अनकॉन्वेनेंटेड लोअर पोस्ट काइंड ऑफ होती थी, ठीक है, सिविल सर्विसेज में। तो अब इंडियंस जो है वो कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज का भी मेंबर हो सकते थे। और 1853 में क्या बात हुई थी कि दे एक्सटेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल फॉर इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, अब उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, ठीक है। वो ब्रिटिश क्राउन है वो इस रूल को कभी भी अपने अंडर ले सकती है, ठीक है। और फाइनली यही हुआ। जो नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो फाइनली ट्रांसफ़र हो जाता है टू द ब्रिटिश क्राउन। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 एंड 1909, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि बैकड्रॉप क्या था, ठीक है, इन एक्ट्स के आने का बैकड्रॉप क्या था, रीजंस क्या थे जिस वजह से ये एक्ट्स आए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वो ये एक्ट्स इंडिया के लिए लेकर आई, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था और इसके मेन फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो ये हमें मेनली इस डिस्कशन में हमें समझना है। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अबाउट द चार्टर एक्ट्स, ठीक है। चार्टर एक्ट्स ऑफ कौन कौन से, 1813, ठीक है, 1833 और क्या पढ़ा था हमने, 1853, राइट। तो अभी हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 और 1909, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो सबसे पहले देखिए बैकड्रॉप क्या है, रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाना पड़ा। तो मेन रीज़न क्या था इसका आने का, मेन रीज़न वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए आप सबको पता होगा 1857 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, ठीक है, रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। अब ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ क्यों, उसके मेन रीजंस थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिशर्स में मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी तरफ से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाना, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस लाना। तो वो क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ, तो वो रूल्स किसके लिए थे, वो रूल्स थे सिविलियंस के लिए, ठीक है, जो आम भारतीय जनता थी, जो आम भारतीय नागरिक थे उनके लिए। फिर किसके लिए थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इनके लिए वो मेन कुछ रूल्स आए थे। अब जैसे सिविलियंस हैं, देखिए सिविलियंस के लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस देखने को मिला। जैसे जो इंडियन कस्टम्स हैं, ठीक है, इंडियन कस्टम्स में ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस देखने को मिला। इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसे एक्ट्स ला रही थी जिसकी वजह से इंडियंस में एक आक्रोश देखने को मिला, जैसे कि विडो रिमैरेज एक्ट, ठीक है, विडो रिमैरेज एक्ट। फिर सती को बैन कर दिया गया, ठीक है। अब सती को बैन किया, विडो रिमैरेज एक्ट आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस को ये लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये हमारे पर्सनल कस्टम्स के विरुद्ध एक्ट्स लेकर आ रही है, ठीक है। तो इसकी अगेंस्ट इंडियंस ने रिवॉल्ट किया, ठीक है। और दूसरा क्या था रीज़न, दूसरा मेन रीज़न ये था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का आना। इससे पहले के एक्ट में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया में आ सकते हैं और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कुछ इंडियंस इसको एज अ सस्पिशन देखने लगे कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं ये हमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या, इसके विरुद्ध में भी लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया। तो कुछ रीजंस तो सिविलियंस के थे, कुछ रीजंस थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कौन से रीजंस थे, देखिए सबसे पहला कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि हिंदूज जो हैं वो अपने कास्ट मार्क्स, ठीक है, जो कास्ट मार्क्स हैं उनको अपने जो बॉडी पे कहीं पे भी वो कास्ट मार्क्स लगा नहीं सकते हैं। अब कास्ट मार्क्स क्या है, जैसे कि जो हिंदूज़ हैं उसमें फोरहेड पे तिलक लगाया जाता है ना, तिलक लगाया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप हिंदूज़ ये तिलक नहीं लगा सकते। फिर मुस्लिम्स को क्या कहा, मुस्लिम्स जो हैं वो बियर्ड नहीं रख सकते थे।
अब मुस्लिम जो हैं वो बियर्ड नहीं रख सकते, हिंदू जो हैं तिलक नहीं लगा सकते। और क्या बोला, और बोला जो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में है वो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अगेन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिवॉल्ट देखा गया। क्या था मेन रीज़न, क्योंकि कुछ जो हिंदूज़ हैं उनकी मान्यता ये थी कि अगर हम सी को क्रॉस करते हैं, सी को, किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए अगर हम सी को क्रॉस कर रहे हैं तो उससे हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ मान्यताएं थी जिस वजह से क्या हुआ, रिवॉल्ट देखने को मिला। और उसका इमीडिएट कॉज भी था। तो इसका इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज वॉज द यूज़ ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ठीक है, एनफील्ड राइफल्स बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वो एनफील्ड राइफल्स का यूज़ कर रही थी। अब ऐसा सस्पिशन था, ऐसा माना जा रहा था कि ये जो एनफील्ड राइफल्स हैं इसमें जो इनका जो कैटरिज है उसमें काउज और पिग का फैट है। तो ऐसा माना जाता है कि काउज और पिग्स दोनों ही हिंदूज़ और मुस्लिम सेंटिमेंट्स को बिलोंग करती हैं। इस वजह से क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट जो है इमीडिएट रिवॉल्ट देखा गया। ठीक है, इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब जब 1857 की क्रांति हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और मेजर सेक्शंस ऑफ नॉर्थ इंडिया वर इन्वॉल्व इन दिस 1857 का रिवॉल्ट। और ये बहुत ही मेजर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे रिवॉल्ट देखा गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स एक तरीके से जो पार्लियामेंट थी वो बैठे बैठे हिल गई। ठीक है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उनकी हिल गई। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अब एक तरीके से आप से बाहर है, तो अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर लिमिट लगानी पड़ेगी। और वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या किया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने क्या बोला, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे अब लिक्विडेट, इसको क्या करेंगे, लिक्विडेट। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से अबॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, इसकी नीलामी कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा, अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब जो डायरेक्ट रूल आएगा इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर हमारा जो डायरेक्ट रूल आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिश क्राउन विल नाउ डायरेक्टली रेगुलेट द इंडियन अफेयर्स, डायरेक्टली रेगुलेट द कंट्री इंडिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इंडिया टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो दिस वाज द डायरेक्ट रूल, दिस केम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसमें मेजर कुछ फीचर्स, इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं इसके, सबसे पहला तो डेजिग्नेशन। देखिए जैसे कि आपको पता है कि पहले बंगाल में कौन बैठता था, बंगाल में बैठता था गवर्नर, उसके बाद गवर्नर की पोस्ट चेंज हुई टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट चेंज हुई टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड नाउ गवर्नर से गवर्नर जनरल की पोस्ट कब चेंज हुई, इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब चेंज हुई, तो ये हुई इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड नाउ कम्स द change of designation from Governor General of India to the Viceroy of India. And when did this happen? This happened in the 1858 Act. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया गया, उसके डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया टू द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सो नाउ ही विल बी कॉल्ड द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। नाम से समझ आ रहा है, देखो वाइस रॉय, वाइस मीन्स जैसे आज के टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो वाइस एंड देन रॉय मतलब रॉयल्टी, जो ब्रिटिश रॉयल्टी है। ठीक है, तो एक तरीके से उसी का ही एजेंट है। ठीक है, उसी के ही अंडर है ये जो पोस्ट है वाइस रॉय की। ठीक है, तो डायरेक्ट क्राउन रूल यहाँ से देखा जा रहा है कि जो अब क्या है कि जो रूल है वो डायरेक्ट क्राउन के पास, ब्रिटिश सरकार के पास पहुँच चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ये जो पहला वाइस रॉय कौन था, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वही फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनेगा। कौन है फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चार्ल्स कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड दिस वाइस रॉय ऑफ इंडिया विल बी ब्रिटिश क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करके भेजेगी एक इंसान को टू बिकम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड ही विल बी असिस्टेड बाय 4 मेंबर कमेटी, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट हो रही थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसको असिस्ट करने वाली 4 मेंबर की। सो दिस पोस्ट ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी असिस्टेड बाय 4 मेंबर काउंसिल। ऑल राइट, सो नाउ देखिए, एक तो मेंबर है हमारे भारत में बैठा हुआ गवर्नर जनरल। अब क्योंकि ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूल कर रही है, सो ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटेन में बैठे बैठे भी एक
ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसी पोस्ट चाहिए जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली यहीं से ही बैठ के रूल करे। सो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट बनाई है दैट विल बी कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दिस वॉज टू बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी होगी। इट विल बी एक्टिंग एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट बॉडी होती है। सो इट वॉज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ। देखिए, एक तरफ है ब्रिटेन, एक तरफ है भारत। तो भारत में कौन बैठा हुआ है? वाइस रॉय। और वाइस रॉय के को असिस्ट करने वाला कौन है? इसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ब्रिटेन में कौन बैठ रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन असिस्ट कर रहा है? काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये कौन सी है? 15 मेंबर बॉडी है एंड इट विल बी एन एडवाइजरी बॉडी। तो एक तरफ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ये जो आपको याद रखना है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दिस विल बी द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कौन है ये? कैबिनेट मिनिस्टर है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उसमें से एक मिनिस्टर चुन के आएगा टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच विल ओवरसी द मैटर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने वाला एक ऐसा इंसान होगा जो कि ब्रिटेन में ही बैठा है और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि 15 मेंबर बॉडी है। ठीक है, सो दिस एंडेड द सिस्टम, दिस 1858 एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब ये जो सिस्टम है इसको हटा दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दे बोथ विल वर्क टुगेदर टू मैनेज एंड कंट्रोल द इंडियन अफेयर्स। ठीक है, तो नया ऑफिस, न्यू ऑफिस कौन सा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। कहाँ पे है ये? लंदन में है। And he will be the member of British cabinet responsible to the British Parliament and he will be vested with complete authority over Indian administration. तो ये दिस वॉज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें आपको मेनली ये याद रखना है कि 1858 का जो एक्ट है वो आया क्यों था? इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड यहाँ पे मेन फीचर्स क्या हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट करके हटा करके अब कौन सी नई रूलिंग एंटिटी आई? वो आई the British Crown. So British Crown now will directly rule India. So okay, now India will be considered as a colony of Britain, right? तो अब इसके बाद और इसमें आपको याद रखना है अब इंडिया में कौन है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स एंड लंदन में कौन है? लंदन में है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ही विल बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज़ अ 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी, राइट? So now we will be coming to the next act, that is Indian Councils Act. तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 देखिए क्यों आया, इसका मेन रीज़न क्या था? तो इसका बैकड्रॉप था मेनली डिमांड्स। ठीक है, डिमांड्स बाय इंडियंस। ठीक है, इंडियंस की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि हमें भी ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, कि हमें भी ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हमें भी वाइसरॉय की लॉ मेकिंग बॉडी में एक तरीके से हमको भी पार्टिसिपेट करना है, इंडियंस का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप भारत को गवर्न कर रहे हो, भारत के लिए लॉज बना रहे हो, तो भारतीय लोग होना उसमें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि वही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए ये कौन बता पाएंगे? ये जो भारतीय हैं वही बता पाएंगे। सो जो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक तरीके से मांग थी कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकल लेवल से आए। ठीक है, वो भारतीयों का हो रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो ये अब क्या आता है? इसके लिए क्या आता है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है 1861। देखिए इसको हम काउंसिल्स क्यों बोल रहे हैं? काउंसिल्स एक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें काउंसिल्स में कुछ चेंज हो रही है। कौन सी काउंसिल में चेंज हो रही है भाई? वाइस रॉय की काउंसिल में चेंज हो रही है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ कि जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देखिए क्या चेंज हुआ? 5 मेंबर्स, 4 मेंबर्स से बढ़ा के 1 मेंबर और बढ़ा दिया गया। तो कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स हो गए और ये लेटर चेंज हो गया था टू द 6 मेंबर्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इमीडिएट चेंज क्या था? वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया और यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? देखिए इनिशियली जो वाइसरॉय था, देखिए वाइसरॉय कौन है? भारत में बैठा हुआ है ये वाइसरॉय। ठीक है, और लंदन में कौन बैठा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब वाइसरॉय ये बैठा हुआ है। इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स थे और यहाँ पे एक और मेंबर बढ़ा दिया गया इन द 1861 एक्ट। ठीक है,
1861 एक्ट में तो 1 मेंबर और बढ़ा रहे हैं, 5 मेंबर्स टोटल कर दिए हैं। इनिशियली क्या होता था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये जो थी ये एडवाइजरी बॉडी थी टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एडवाइजरी बॉडी कौन सी है, काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर की, ऐसे ही वाइसरॉय के लिए ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये एडवाइस कर सकती थी वाइसरॉय को ऑन एनी मैटर, ऑन द लेजिस्लेटिव मैटर, ऑन द एग्जीक्यूटिव मैटर, राइट। पर नाउ अब क्या हुआ, इन एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है, इनको क्या किया, इनको पोर्टफोलियो दे दिए गए। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब जैसे आज के टाइम में मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये जो आज के टाइम में आप देखते हो ये दे दी गई है किसी एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को ये जो मिनिस्ट्रीज़ दे दी जाती है। ऐसे ही ये जो पोर्टफोलियोज़ हैं, ये कुछ पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो इन मेंबर्स को दे दिए गए। ठीक है, तो इन 5 मेंबर्स को क्या किया गया, पोर्टफोलियो दे दिए गए। ठीक है, जैसे होम, डिफेंस, इस तरीके से इनको पोर्टफोलियो दे दिए गए थे, अलॉट कर दिए गए थे। तो ये मेन चेंजेस हुए थे इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और क्या चेंज हुआ देखिए, और चेंज हुआ जैसे कि मैंने आपको 1833 के एक्ट में भी बताया था। 1833 के एक्ट में क्या हुआ था, लॉ को लेके बहुत चेंज हुए थे। मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था कि लॉ को लेके बहुत चेंज हो रहा था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बन रहा है। ठीक है, और क्या हुआ था, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमांडर इन चीफ पहले लॉज बनाती थी और लॉज को इम्प्लीमेंट करती थी 1833 से पहले। बट 1833 के एक्ट में क्या चेंज आया था कि यहाँ पे इन द 1861 एक्ट, यहाँ पे वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को भी ऐड कर दिया गया था। 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को ऐड कर दिया गया था। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे ये लॉ मेकिंग पे एडवाइस करते थे, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। ठीक है, वो लॉज को इम्प्लीमेंटेशन उस पर बात करती थी कि लॉज इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वर द लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया, 1833 के एक्ट में वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वाली जो 6 मेंबर बॉडी थी उसको हटा के इन्होंने एडिशनल मेंबर्स ऐड करे। ठीक है, एडिशनल मेंबर्स। तो अब देखिए अब क्या होगा, वाइस रॉय है प्लस 5 मेंबर की उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्लस कमांडर इन चीफ है। ठीक है, इसके साथ जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे उसकी जगह अब क्या आ गई, ये वाली पोस्ट, एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स आ गए, और ये टोटल संख्या दी गई 6 to 12। और ये जो एडिशनल मेंबर्स थे इसमें से कुछ ऑफिशियल थे। ठीक है, कुछ ऑफिशियल थे और कुछ नॉन ऑफिशियल थे। तो कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ कौन से होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो पहले से ही किसी ब्रिटिश सिविल या किसी ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट में हो। ठीक है, तो वो होंगे ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होंगे, जो नॉमिनेट, बेसिकली ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों हो सकते थे, बट इसमें इस 1861 के एक्ट में ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो अब इसमें कहा गया कि इस एडिशनल मेंबर वाली बॉडी में एटलीस्ट हाफ वर टू बी इंडियंस। तो अगर 12 हैं तो 12 में से 6 इंडियंस हो सकते थे, अगर 6 हैं तो 3 इंडियंस हो सकते थे। तो इस टाइम पीरियड में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इन्होंने 3 मेंबर्स को ऐड किया। ठीक है, 1862 में जो लॉर्ड, ये जो चार्ल्स कैनिंग है, इन्होंने 3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इधर एडिशनल मेंबर्स में ऐड किया। एक तो थे महाराजा ऑफ बनारस, एक है महाराजा ऑफ पटियाला और एक थे सर दिनकर राव। तो ये तीनों ही नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो एडिशनल मेंबर्स था इनका वर्क क्या था, दे वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इनका एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं था, इट वॉज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉ मेकिंग पे ही एडवाइस कर सकते थे। यही बताया गया है इसमें नेक्स्ट कि इट वॉज फॉरबिडन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और फाइनेंस। मतलब रेवेन्यू पे, एग्जीक्यूटिव मैटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे जो एडिशनल मेंबर्स हैं ये कोई भी अपनी राय नहीं रख सकते हैं। इनका काम है सिर्फ लॉ मेकिंग पे बात करना, सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह ही ये एक्ट करते थे। ठीक है, कौन, एडिशनल मेंबर्स। तो याद रखना इसमें वाइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे 1833 के एक्ट में, उनको हटा के एडिशनल मेंबर्स लेकर आए। एडिशनल मेंबर्स 6 to 12 हो सकते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट हाफ वर टू बी इंडियंस। तो इनिशियली 3 मेंबर्स रखे, महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। और क्या था, दे वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू लेजिस्लेशन एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स।
मेंबर्स, राइट। अब देखिए और क्या इसमें चेंजेस आए, और चेंजेस आए इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लेके। देखिए 1861 के एक्ट में, याद रखना 1861 के एक्ट में इन्होंने डिवोल्यूशन का काम करा। डिवोल्यूशन मतलब काइंड ऑफ पावर जो है वो वापस डिवॉल्व कर देना, पावर जो है वो वापस दे देना टू द प्रोविंसेस, टू द प्रेसिडेंसीज, टू द प्रोविंसेस और टू द प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको रिस्टोर कर दी। तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो वापस रिस्टोर हो गई। देखिए 1833 के एक्ट में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज थी। क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही सोलली लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया था, ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो छीन ली गई थी 1833 के एक्ट में। पर अब 1861 के एक्ट में क्या हुआ कि इनकी जो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको वापस दे दी, ठीक है। क्योंकि 1861 के टाइम में क्या हुआ, भारत बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत काम है, ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास को क्या है, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी। इनको बोला गया कि आप जो है बॉम्बे एंड मद्रास, आप अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो अपने पास रखिए, ठीक है। लॉज जो हैं वो आप अपनी प्रोविंसेस में खुद बना सकते हैं, ऑलराइट। तो अब क्या है, काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड, और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी करा। कैसे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अब खुद अपने लोकल टैक्सेस, ठीक है, वो उस पर लॉज बना सकते हैं और वो अपने बजट्स भी बना सकते हैं। तो इट वाज बिगनिंग ऑफ अ लोकल फाइनेंस, मतलब आप अपने खुद से, प्रोविंसेस को बोलते आए कि खुद आप अपने बजट्स बनाओ, और जो लोकल टैक्सेशन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी आपकी खुद की ही है। मतलब अगर आपको टैक्स कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कितना रेवेन्यू लेना है, कहाँ से रेवेन्यू लेना है, वो सारी जिम्मेदारी अब आपकी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया देखिए, वाइसरॉय कुड क्रिएट न्यू प्रोविंसेस, डिवाइड और ऑल्टर एनी प्रोविंसेस। सो बेसिकली इतने बड़े भारत को मैनेज करने के लिए वाइसरॉय को ये पावर दे दी गई कि आप खुद से कोई भी प्रोविंस बना सकते हैं। अगर आपको ऑल्टर करनी है, आपको डिवाइड करनी है कोई टेरिटरी, तो डिवाइड कर लीजिए। ऑल्टर करनी है, अगर आपको कोई बाउंड्री ऑल्टर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। एंड वाइसरॉय वॉज ऑल्सो गिवन द पावर टू अपॉइंट LGU इन प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। और वाइसरॉय को एक और पावर दे दी गई कि ही कुड इशू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या, एक तरीके से टेम्प्रेरी लेजिस्लेशन, ठीक है। आज भी जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, है ना। तो इस ऐसे ऑर्डिनेंस की जो लाइफ कितनी है, ऐसे ऑर्डिनेंस की लाइफ है 6 मंथ्स। सो इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी वाइसरॉय हैव दिस पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, बट द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस विल बी 6 मंथ्स। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 का बैकग्राउंड क्या है, देखिए 1885 में ही एक मेजर काम हुआ। क्या हुआ भाई, वो हुआ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू करी। तो वो डिमांड्स क्या थी, देखिए सबसे पहले तो आप एडिशनल मेंबर्स बढ़ाओ, ठीक है। तो काउंसिल्स एक्ट है, तो काउंसिल में तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहे होंगे, तो एडिशनल मेंबर्स बढ़ेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे शुड बी इलेक्टेड रादर देन बीइंग नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। अब इनिशियली क्या हो रहा था कि जो एडिशनल मेंबर्स थे उसमें क्या था, कुछ ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे थे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया 1861 के एक्ट में क्या हुआ, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें जो इंडियंस वाले थे। इंडियंस वाले कौन से थे, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, महाराजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। ये तीनों क्या थे, ये तीनों वाइसरॉय नॉमिनेटेड थे। तो इन्होंने क्या कहा, भाई नॉमिनेटेड नहीं, हमें चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि वी ऑल्सो वॉन्ट द राइट टू होल्ड डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल मैटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब अब ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, ये एडिशनल मेंबर्स जो हैं फाइनेंशियल मैटर्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। मतलब आपने क्या किया था, अभी तक एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स से डीबार कर रखा था एडिशनल मेंबर्स को, बट एडिशनल मेंबर्स शुड ऑल्सो टॉक ऑन फाइनेंस, ठीक है। कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कितना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, ये सब मैटर्स जो है वो डिस्कस होने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली बात भी की। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको कम करो, ठीक है। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कम करना है। आर्मी पे जो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, सो अल्टीमेटली पैसा किसका था, पैसा तो भारतीयों का ही था, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसको भी आपको कम करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो ICS एग्ज़ाम है, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, दिस शुड ऑल्सो भी हेल्ड इन इंडिया। अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ लंदन में जाके एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है। तो दिस एग्ज़ाम शुड ऑल्सो भी हेल्ड इन इंडिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है इस एग्ज़ाम को दे पाएँ,
ठीक है। तो ये वाले सारे जो डिमांड्स थे ये किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब देखिए कितने डिमांड्स माने और कितने डिमांड्स नहीं माने, ये अब हम समझेंगे इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। तो बैकग्राउंड समझ आ गया। बैकग्राउंड वाज 1892 का बैकग्राउंड वाज डिमांड्स बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, अब देखिए इसमें क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले तो एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन है, अभी फिर दोबारा से वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर्स हो चुके हैं। फिर कमांडर इन चीफ, राइट। इसके साथ कौन से थे, 1833 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, और 1861 के एक्ट में कौन आया बताइए, 1861 के एक्ट में कौन आया, 1861 के एक्ट में आए हैं एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, एडिशनल मेंबर्स। तो अब इन एडिशनल मेंबर्स पहले थे 6 to 12 हो सकते थे, अब यहाँ पे इंक्रीज फ्रॉम 10 to, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 10 to 16 इंक्रीज टू, ठीक है, या फिर इंक्रीज फ्रॉम 6 to 10 से 10 to 16, तो इंक्रीज टू 10 to 16, 10 से 16, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते थे, तो फिर 16 मेंबर्स आते थे। ठीक है, जो हायर नंबर था वही आता था, जिसमें से कि 6 ऑफिशियल्स थे और 10 नॉन ऑफिशियल थे। ऑफिशियल्स कितने हैं, 6, नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं, 10। ऑफिशियल्स मैंने बता दिया आपको, ऑफिशियल्स कौन है, जो पहले से ही ब्रिटिश सिविल पोस्ट या ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट पे हैं, ऐसे मेंबर्स कौन हो गए, ऑफिशियल मेंबर्स। और 10 कौन है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में आप ये देखिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो 5 मेंबर्स हैं, दे वर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, ठीक है, 5 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, 4 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, एंड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड 1 मेंबर इज कमिंग फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा। अभी आपको सिर्फ इतना इसमें याद रखना है कि 6 ऑफिशियल थे और 10 नॉन ऑफिशियल थे। ठीक है, ऑल दो ऑफिशियल यहाँ पे आपको कम दिखेंगे, पर आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए इधर इसमें कितने हैं, 6 ऑफिशियल एंड 10 नॉन ऑफिशियल। ऑल दो आपको नॉन ऑफिशियल ज़्यादा दिखाई देंगे, है ना, पर 6 ऑफिशियल हैं, और ये जो मेंबर्स हैं ये भी तो ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं। तो ये जो टोटल कितने हो गए, ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या ज़्यादा थी, तो ऑफिशियल्स वर ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल मेंबर वर ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल्स। तो इसको कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके देखते हैं कि ऑफिशियल्स कितने हैं, नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं। तो अभी आपको इसमें याद रखना है 1892 के एक्ट में कि एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, सबसे पहली बात। दूसरा क्या था कि अब जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड, जैसे कि INC की डिमांड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि भाई फाइनेंशियल मैटर्स पे भी डिस्कशन होना चाहिए, मतलब बजट पे भी डिस्कशन होना चाहिए। तो ठीक है भाई, बजट पे डिस्कशन अलाउ कर दिया 1892 में, पर वोटिंग अलाउ नहीं की। भाई आप वोट नहीं कर सकते, चलो डिस्कस कर लो पर वोट मत करना, ठीक है, वोट नहीं कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है कि जो एडिशनल मेंबर्स थे दे वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। ठीक है, तो ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं ये अब एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे भी क्या बात है कि जो क्वेश्चंस हैं ये 6 days नोटिस पे पूछा जाता था। पहले नोटिस दिया जाएगा इन्हें 6 दिन का, ठीक है, फिर क्वेश्चंस जो हैं फिर पूछे जाएंगे। और इसमें भी ये बात है, ये जो आंसर, अगर इन्होंने कोई आंसर दे दिया तो दे दिया, इनसे जो है फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दे दिया, 6 दिन का नोटिस दिया, अब आंसर मिल गया, और उसके बाद आपको कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो ये है इन द 1892 एक्ट। So additional members were allowed to ask questions to executive council members on 6-day notice, but supplementary questions were not allowed. ठीक है, so this you have to remember. तो काउंसिल्स एक्ट में, काउंसिल एक्ट है तो क्या मेन चेंज हुआ काउंसिल में, एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, एडिशनल मेंबर का नंबर चेंज हुआ, और थोड़ी सी इनकी वर्किंग चेंज हुई कि अब जो है ये बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं काउंसलर्स से, पर बजट पे डिस्कस कर सकते हैं पर वोटिंग अलाउड नहीं है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये है अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में क्या चेंज हुआ, देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में एक मेजर चेंज आया कि यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पे देखिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड क्या थी कि इलेक्शन इंट्रोड्यूस होना चाहिए एडिशनल मेंबर्स में, तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे नहीं भाई, सेंट्रल लेवल पे अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी नॉमिनेशन ही चल रहा है, पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हम चले इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो एडिशनल मेंबर्स यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी इंक्रीज़ हुए, तो यहाँ भी इंक्रीज़ हुए प्रोविंशियल लेवल पे भी। ठीक है, अलग बहुत सारे प्रोविंसेस थे, बंगाल, बिहार, ठीक है, असम, ऐसे बहुत सारे थे, तो वहाँ पे अलग अलग सब जगह अलग अलग एडिशनल मेंबर्स जो थे अलग नंबर्स में थे।
ठीक है, कहीं पे कम थे, कहीं पे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज़ किए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सब जगह एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज़ हुए थे, ठीक है। और ये जो एडिशनल मेंबर्स है ये कहाँ से आएंगे, ये इलेक्ट होके आने वाले हैं आप। और इलेक्ट कौन करेगा इनको, जो यूनिवर्सिटीज़, ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे एक तरीके से, जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, म्यूनसिपैलिटीज़ के थे, ज़मींदार्स के थे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे। सो एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था इन द 1892 एक्ट। पर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, प्रोविंसेस में हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसका असेसमेंट अगर हम देखें तो क्या हुआ, एक तो इंडियंस, नंबर ऑफ इंडियंस को बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब आप देखें ना, जब एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो 1861 के एक्ट में क्या हुआ, हाफ ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स शुड बी इंडियंस, तो इंडियंस की संख्या भी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ इंडियंस वर इंक्रीज्ड हियर, ठीक है, इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, तो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड इट, क्योंकि आईएनसी के कुछ डिमांड्स को मान लिया गया है, तो इट ऑल्सो रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ आईएनसी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनकी डिमांड्स मान ली गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का सबसे पहले बैकड्रॉप क्या है, बैकड्रॉप है, देखिए इसी टाइम पीरियड में सबसे पहले लिबरल पार्टी का आना, ठीक है। तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी आ गई, लिबरल पार्टी। तो अब ये माना गया कि जो इंडियंस के जो डिमांड है उनको कोशिश करेगी कि इनके जो डिमांड्स हैं उनको कुछ डिमांड्स को मान लिया जाए। तो एक तो था लिबरल पार्टी का आना, तो समवेयर दिस पार्टी बिलीव दैट कि जो इंडियंस की जो डिमांड है, ठीक है, उनको कुछ लेवल पे हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या था, इसका बैकड्रॉप था 1906 का जो मुस्लिम लीग था। तो ये जो मुस्लिम लीग थी इसकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, कि हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें से ये जो 6 मेंबर्स हैं दीज आर मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई मुस्लिम मेंबर ही इलेक्ट होना है, ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि ये जो सारे मुस्लिम्स हैं सिर्फ ये ही वोट करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शंस में वोट कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम्स। तो इनको अगर कोई जनरल मेंबर से है, कोई जनरल से है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ठीक है, कोई यूरोपियन है, तो इनको ये वोट करने का चांस ही नहीं मिलेगा। सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं वही वोट करेंगे फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये इनका बैकग्राउंड था, ठीक है। एक तो लिबरल पार्टी का आना जिसकी वजह से कुछ इंडियंस की डिमांड मान ली गई, और मुस्लिम जो लीग है उसका सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसी को ही इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में पढ़ने वाले हैं। इसी को ही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और इसी को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोलते हैं, ठीक है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड मिंटो वॉज द वाइस रॉय, ठीक है, मिंटो वॉज द वाइस रॉय। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ है, लंदन में है, और वाइस रॉय कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। तो अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ चेंज होगा, क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि इट अलाउड द इंडियंस टू ज्वाइन द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अभी तक क्या हो रहा था, देखिए वाइस रॉय है प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्लस कमांडर इन चीफ है प्लस एडिशनल मेंबर्स हैं, एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अभी तक यहाँ पे सारे जितने मेंबर्स आ रहे थे ये सारे कौन थे, ये सारे ही ब्रिटिशर्स थे। पर इन्होंने 1909 के एक्ट में इन्होंने इंडियंस की एक डिमांड मान ली कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो एक मेंबर होगा, ये एक मेंबर जो है ये इंडियन हो सकता है। और ये जो पहला इंडियन मेंबर था, ही वॉज अ लॉ मेंबर, ठीक है, लॉ मेंबर, ठीक है। और इस लॉ मेंबर का नाम क्या था, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव member to be added to Viceroy's Executive Council, but executive Indian member, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुआ, सबसे पहले तो एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी 16 to 60, और 60 वाज द नंबर, ठीक है। तो टोटल 60 मेंबर्स थे इसमें। अब 60 में से ऑफिशियल्स कितने थे, 28, और नॉन ऑफिशियल्स कितने थे, 32, ठीक है। अब ऑफिशियल्स में भी जो ऑफिशियल्स थे वो तो वाइसरॉय ही नॉमिनेट करके ला रहा था, और नॉन ऑफिशियल्स में कुछ
वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है, कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट होकर आ रहे। तो क्या होता था, प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर कैसे आ रहे थे, इलेक्ट होके, है ना, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट होके आ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे कि किस तरीके से लोकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा था, यूनिवर्सिटीज़ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से यहाँ पे लोग आ रहे थे प्रोविंशियल असेंबलीज से। प्रोविंशियल असेंबलीज से कहाँ जा रहे थे लोग, प्रोविंशियल असेंबलीज से जा रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में तो कुछ कैसे आ रहे थे, इलेक्ट होके आ रहे थे प्रोविंशियल असेंबलीज से, और कुछ इलेक्ट होके आ रहे थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा एंड बॉम्बे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस तो है पर यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे 1909 के प्रावधान में एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शंस की लोग जो लोकल लेवल से कहाँ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज से सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट। इस देखिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसमें जो 5 हैं वो मुस्लिम्स रहेंगे, 6 ज़मींदार रहेंगे, 2 बिजनेसमैन रहेंगे, तो मुस्लिम्स की ये जो डिमांड है वो मान ली गई। सो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है जो मुस्लिम्स है ना, ये नॉन ऑफिशियल का पार्ट है, एडिशनल मेंबर्स के नॉन ऑफिशियल का पार्ट है। और क्या हुआ है देखिए यहाँ पे कि 1892 के एक्ट में क्या हुआ था, उन्हें बोल दिया गया था एडिशनल मेंबर्स कुड डिस्कस द फाइनेंशियल बिल्स, डिस्कस द बजट, ठीक है, बट दे कुड नॉट वोट। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि ठीक है भाई एडिशनल मेंबर्स वोट भी कर सकते हैं। और क्या हुआ था, इनको राइट नहीं था, एडिशनल मेंबर्स को राइट नहीं था कि वो काउंटर क्वेश्चंस, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ पाएँ, ठीक है, टू द एग्जीक्यूटिव काउंसलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये राइट भी दे दिया गया कि ठीक है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर ऑल्सो अलाउड, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल्स कैन बी इन मेजॉरिटी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी क्या होता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी जैसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, फिर उसकी जो काउंसिल है, ठीक है, और उसके कमांडर इन चीफ हो गए, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल मेंबर्स हो गए, ठीक है, एडिशनल में जो एग्जीक्यूटिव में भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बोल दिया गया कि ये नॉन ऑफिशियल जो हैं ये मेजॉरिटी में जा सकते हैं, ये मेजॉरिटी में जा सकते हैं, ठीक है। सो नॉन ऑफिशियल्स कैन बी इन मेजॉरिटी एंड एडिशनल मेंबर्स आर ऑल्सो इंक्रीज, और एडिशनल मेंबर्स भी इंक्रीज कर दिए गए प्रोविंसेस में, ठीक है। तो ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो देखिए अभी आपको क्या चीज़ें इसमें याद रखनी है, इस पूरे डॉक्यूमेंट से आपको याद रखना है 1858 में क्या हुआ, डायरेक्ट रूल आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पोस्ट है वो लंदन में बना दी गई। भारत में कौन सी है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इट विल बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अ 15 मेंबर बॉडी, ठीक है। लॉर्ड एंड चार्ल्स कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया हु वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट कौन सा एक्ट आया, नेक्स्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। काउंसिल है तो कुछ ना कुछ चेंज काउंसिल में हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एक तो एडिशनल मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स का प्रावधान हटा के अब एडिशनल मेंबर्स का प्रावधान आया, 6 to 12 मेंबर हो सकते थे जिसमें कि हाफ वर टू बी इंडियंस। तो पहले 3 कौन से थे ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे 1861 में दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो बॉम्बे और मद्रास को वापस दे दी गई एंड द वाइस रॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है, वाइसरॉय कुड इशू ऑर्डिनेंस। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या आया, क्योंकि आईएनसी की कुछ डिमांड्स थी तो वो डिमांड्स मान ली गई, एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसेस पे आप डिस्कस कर सकते हो पर वोट नहीं कर सकते हो। 1909 के एक्ट में, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाले जो एक्ट है उसमें आप जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस पर आप वोटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। 1892 के एक्ट में जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड ओनली आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट द 6 day नोटिस, ठीक है, और उसमें भी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। बट 1909 में ये भी चेंज कर दिया गया। उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो भी अब पूछे जा सकते हैं, दैट जो एडिशनल मेंबर्स हैं दे कुड आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ऑल्सो। ऑल राइट, तो ये था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इन्होंने 1892 में क्या किया, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। सो विच वॉज वाई दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर 1909 में मैंने आपको बता ही दिया, इसमें मेन आपको याद रखना है कि जो वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक इंडियन मेंबर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक इंडियन मेंबर को अलाउ कर दिया गया। वो पहले इंडियन मेंबर कौन थे, लॉ मेंबर थे सत्येंद्र सिन्हा,
ऑलराइट, बाकी सब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उसमें जो नॉन ऑफिशियल्स हैं दे कैन बी इन मेजॉरिटी, ठीक है। और एक और चीज़ है 1909, आपको ये याद रखना है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। किसकी डिमांड पे? मुस्लिम लीग की डिमांड पे, ठीक है, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया था। We will be understanding about the Government of India Acts 1919 and 1935, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के बारे में आज समझना है। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, राइट। तो हमने पढ़ा अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट। कौन कौन से इंडियन काउंसिल्स एक्ट हैं? एक तो 1861 का हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था अबाउट 1892 और एक हमने पढ़ा था 1909, ठीक है, 1909। इसी को ही हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं इसी को, 1909। अब काउंसिल्स क्यों बोले थे? क्योंकि मेजरली जो वाइसरॉय की जो काउंसिल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे हमें, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935 की बात करेंगे। सो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब देखिए ये जो है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अब मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मॉन्टगू इस टाइम पे वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बताइए कहाँ पे बैठ रहा है? ये आप मुझे आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। और जो चेम्सफोर्ड है, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। So Montagu was the Secretary of State and Chelmsford was the Viceroy of India at that time, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये इंडियंस के लिए लाया गया था। तो अब देखिए इसकी बैकग्राउंड समझनी है। सो रीज़न क्या था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने का? तो रीज़न था, देखिए 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट, तो इंडियंस ने सपोर्ट किया। अब इंडियंस ने सपोर्ट क्यों किया? देखिए इंडियंस को ये लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी डिमांड्स मान लें, ठीक है। तो अब ये जो डिमांड्स थी इंडियन की डिमांड्स, ये कब रखी गई? ये 1916 के लखनऊ पैक्ट में ये जो डिमांड है इसको फ्रेम किया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आई, ठीक है, ये डिमांड्स रखने। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट। क्यों? क्योंकि जो सेशन है वो कहाँ हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था? और यहाँ पे जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने भी साथ में आके डिमांड्स रखी थी, ठीक है। तो इसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, मेनली इस वजह से क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने साथ में आके अपनी डिमांड्स रखी। तो नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर ही जो मॉन्टगू है, मॉन्टगू हु वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, हु वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन लेकर आए, ठीक है। क्योंकि अगस्त में आया था 1917 के अगस्त में, इस वजह से इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और इसको मॉन्टगू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा? इसमें मॉन्टगू ने ये कहा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने ये कहा कि वी विल हैव प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इन्होंने बात करी प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की। मतलब भारत में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी वो भारत की सरकार लिखेगी, ठीक है। तो जो भारत की सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो किन लोगों से बनेगी? मेंबर्स कौन होंगे? जो भारतीय ही होंगे, ठीक है। तो ये है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है? कि भारत की सरकार जो है वो भारतीयों से ही बनेगी, तो भारत के लोग ही भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शामिल होने वाले हैं। सो दिस वाज द मॉन्टगूज अगस्त डिक्लेरेशन। सो 1918 में क्या हुआ कि मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। सो जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, ठीक है। तो अब ये जो मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, ये हमें समझना है, इसके मेन फीचर्स जो हैं ये हमें समझना है। तो सबसे पहले कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है वो हमें पता है वो किसके बीच में है। देखिए जो लंदन में कौन बैठा हुआ है? अब तक आपने मैं होप कर रही हूँ अब तक आपने आंसर दे दिया होगा कि लंदन में बैठा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। और इंडिया में कौन है? इंडिया में कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, है ना, ये सब बताया था मैंने आपको। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही विल बी असिस्टेड बाय अ 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है,
काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया है इसको कौन असिस्ट करेगा, इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो इसको असिस्ट करने वाली है, जो एग्जीक्यूटिव मैटर्स देख रही है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन के मैटर्स देख रही है। और दूसरी तरफ क्या है, एडिशनल मेंबर्स जो किसको, लेजिस्लेटिव काम संभाल रही है, ठीक है, लॉ मेकिंग का काम संभाल रही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या कहा, देखिए कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लखनऊ पैक्ट है उसकी एक डिमांड थी कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसकी जो सैलरी है वो इंडिया ही पे कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया क्यों पे कर रहा है भाई इसकी सैलरी, ये तो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, तो फिर इंडिया क्यों पे करेगा भाई इसकी सैलरी तो ब्रिटेन से ही आनी चाहिए ना। तो ये इनकी डिमांड थी द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुड बी पेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम इंडियन फंड्स, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने जो बेसिकली ब्रिटिश सरकार है उसने बोला कि भाई ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये दो काम कर रही है, एक तो ये संभाल रही है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, और एक इसका काम है एजेंसी वर्क का, बेसिकली एम्बेसी टाइप जो वर्क होता है, एम्बेसी रिलेटेड वर्क जो है वो संभाल रही है। तो ये कह रही है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो इस चीज़ के लिए कि इसकी जो सैलरी है वो ब्रिटेन से आनी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पोस्ट को डिवाइड कर देते हैं, एक हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक होगी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल ओवरसी द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, एंड जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है अब ये कौन सा काम करेगा, एजेंसी वर्क। तो इन्होंने क्या कहा कि चलो भाई अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी हम दे देंगे, इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, ब्रिटेन से आएगी, पर ये जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ये एजेंसी वर्क कर रहा है, ठीक है, एम्बेसी रिलेटेड वर्क कर रहा है, तो इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, इंडियन फंड से, तो इसकी सैलरी तो अभी भी इंडियन फंड से ही आने वाली है, ठीक है। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं जिसके, तो सो ही विल बी पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसका काम क्या है, एजेंसी वर्क है, एंड ही विल बी पेड फ्रॉम द इंडियन फंड्स, ठीक है। तो इसने जो पोस्ट है ये डिवाइड कर दी, एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले ये दोनों काम ही, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स और एजेंसी वर्क, पहले ये दोनों काम ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संभाल रहा था, पर अब क्या है, इन जो इस काम को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो एजेंसी वर्क विल नाउ बी अंडरटेकन बाय द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, इतना आया समझ। अब इसने क्या बोला कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या चेंजेस करे, इसने कहा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है, इसमें क्या कहा था कि ओनली वन मेंबर, ये देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स हैं, इसमें 6 मेंबर्स में से सिर्फ एक मेंबर जो है वो इंडियन होना चाहिए, ओनली वन मेंबर कैन बी इंडियन इन दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज ला दिया गया कि ठीक है भाई एक नहीं 3 आ सकते हैं, सो 3 मेंबर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्रीज टू 3। और क्या क्या इसने चेंज किया, मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कितने थे, 6 मेंबर्स थे, तो 2 मेंबर और ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए कितने, 8 मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर्स, और इंडियंस की संख्या बढ़ा दी, इसमें 1 से 3 कर दी, ठीक है। 1919 के एक्ट में, याद रखना 1909 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं, और उन 6 मेंबर्स में जो एक मेंबर होगा वो इंडिया से आएगा, और 1919 के एक्ट में टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर्स, और उसमें से 3 मेंबर्स जो हैं, 3 मेंबर्स आने वाले हैं इंडिया से, राइट। अब एक और काम क्या हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर काम है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। सो बाई कैमरलिज्म क्या होता है, देखिए बाई कैमरलिज्म इसका मतलब है 2 हाउसेस, ठीक है। अभी भी जो हमारा पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऐसे ही एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, तो ऐसे ही इस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से हाउसेज हैं, एक है लोअर हाउस और दूसरा है अपर हाउस। फर्स्ट जो लोअर हाउस है उसको कहेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस है उसको हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। सो लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि देखो भाई ये जो टर्म है, ठीक है, मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो टर्म है वो 3 इयर्स की रहेगी। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर आने वाला है उनकी वो कितने साल तक रहेंगे मेंबर, 3 साल के लिए, और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कितने साल तक रहने वाले हैं, 5 साल के लिए,
ठीक है, ये भी एक डिमांड थी, ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके कितने, उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो टर्म है वो 5 ईयर्स होनी चाहिए। पर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, हमने डिवाइड कर दी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी एक और एक होगी काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मेंबर्स की टर्म कितनी है 3 एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए कितनी 5 साल है। फिर यहाँ पे मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने हैं 145 मेंबर्स हैं, अब काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने हैं टोटल 60 मेंबर्स हैं, ठीक है। और दोनों में ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी, ठीक है, लोअर हाउस में भी अपर हाउस में भी, दोनों में ही मेंबर्स इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हैं और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट में भी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे कुड बी बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल कौन से मेंबर हैं, जो पहले से ही ब्रिटिश सिविल या ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट में हैं, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट और नॉमिनेट होके आ सकते हैं, राइट। तो ये जो है ये सेंट्रल लेजिस्लेचर पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर है। एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर में वाइसरॉय है, वाइसरॉय की क्या है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एडिशनल मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं, है ना। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कौन सा काम कर रही थी, वो कर रही थी अबाउट द लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम, एग्जीक्यूशन का, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही थी वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 हाउसेस। तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हो गया लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक हो गया अपर हाउस जिसको हम कहते हैं जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म है, मेंबर्स की टर्म कितनी होगी 3 ईयर्स, और इसके लिए मेंबर्स की टर्म कितनी होगी 5 ईयर्स, ठीक है। अब दोनों में ही इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, याद रखिएगा ये बात, कि दोनों में ही इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी हैं, ठीक है, इसमें भी इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी है, ठीक है। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे कुड बी बोथ ऑफिशियल ऑल्सो and non-official also. So here also they could be both official also and non-official also. This you have to remember, this is very important, ठीक है। तो अब देखिए, सेपरेट इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी इंट्रोड्यूस किया। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला था, ठीक है। अगर आपको याद होगा ये मुस्लिम लीग की डिमांड भी थी, ठीक है, सेपरेट मुस्लिम्स को के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना। तो यहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है, और 1/3 ऑफ द सीट्स नाउ विल बी गिवन टू मुस्लिम्स। तो टोटल जो मेंबर्स हैं उसमें 1/3 सीट्स किसको दी गई, मुस्लिम्स को। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे फर्दर जो है एक्सपैंड किया गया कि इनको यूरोपियन सिख लैंडलॉर्ड्स, देखिए एंग्लो इंडियंस, बेसिकली यहाँ पे किसको दिया गया है, एंग्लो इंडियंस, सिख, यूरोपियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सपैंड कर दिया था इनके लिए, ठीक है। और टोटल इलेक्टेड इंडियंस कितने हैं इसमें 125, ठीक है, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। टोटल इलेक्टेड कितने हो गए इसमें 125 इंडियंस, ठीक है, टोटल इलेक्टेड इंडियंस हैं, ये याद रखना, ठीक है, 125। तो लेजिस्लेटिव देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली और जो अपर हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है वोट सप्लाई का। ये जो लोअर हाउस है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके पास पावर है वोट सप्लाई की, वोट सप्लाई, वेरएज इसके पास ये पावर नहीं है। अब वोट सप्लाई क्या है, पावर टू अग्री और नॉट टू एग्री ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रपोजल, मतलब जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उस पर वो अग्री भी कर सकती है लोअर हाउस और उस पर डिसअग्री भी कर सकती है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, पावर टू एग्री और नॉट टू एग्री ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रपोजल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वैसे अगर किसी भी लॉ को पास होना होगा तो वो दोनों हाउसेस से पास होएगा, पहले लोअर हाउस के पास जाएगा, ठीक है, लोअर हाउस से एक बार पास हो गया फिर वो अपर हाउस के पास जाएगा, फिर अपर हाउस से पास हो गया तो वो फाइनली जो है उसको पास माना जाता है। सो पहले वो लॉ किसके पास जा रहा है, लोअर हाउस के पास, फिर वो लॉ किसके पास जा रहा है, अपर हाउस के पास, ठीक है। दोनों से पास हो गया तो ठीक है, और अगर किसी ने भी उस लॉ पे डिसएग्री कर दिया तो उसके लिए हमारे पास जॉइंट सिटिंग्स का प्रावधान भी है,
ठीक है। तो फिर जॉइंट सिटिंग कंडक्ट होती थी टू रिजॉल्व द डेडलॉक, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हुआ, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरकी क्या है, डायरकी डाई एंड आर्की, ठीक है। डाई मीन्स डबल एंड आर्की इज गवर्नमेंट, तो डबल गवर्नमेंट। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या है भाई, ठीक है। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोविंशियल लेवल पे देखिए गवर्नर है, फिर गवर्नर को असिस्ट करने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एडिशनल मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इसमें से कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें से कुछ इंडियंस को मिनिस्टर्स का दर्जा दे दिया गया। तो डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो सॉरी फॉर यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, दिस इज अपोजिट, ठीक है। सो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करेगा, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स विल बी हैंडल्ड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करेगा, दीज मैटर्स विल बी हैंडल्ड बाय द गवर्नर जनरल एंड द इंडियन मिनिस्टर्स, ओके। तो एक बार देख लेते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देखिए रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गवर्नर जनरल अपने लिए रिजर्व कर रहा है, ठीक है। नाम से समझिए रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो गवर्नर जनरल इज रिजर्विंग सम सब्जेक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ही बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मैटर्स कैसे, जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, जैसे फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेटिक मैटर्स हो गए, ठीक है, या फिर करेंसी हो गई, है ना, या फिर डिफेंस हो गया। तो ये सब मैटर जो है ये कौन देखेगा, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है ये कौन देखने वाला है, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स देखेगा कौन, गवर्नर जनरल और इंडियन मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम ही देंगे, है ना। तो कौन से काम होंगे, एग्रीकल्चर, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, एग्रीकल्चर, और कौन सा है, हेल्थ, ठीक है, फिर एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। सो आप ये याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इसको कौन हैंडल करने वाला है, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करने वाला है, गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है। अब मैं इसको जो डॉक्यूमेंट है उसमें इसको करेक्ट कर दूंगी, राइट। और क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में और क्या हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1919 के एक्ट में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस आया। इससे पहले भी इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से सेंट्रल लेजिस्लेचर में जा रहे हैं लोग, है ना। तो इससे पहले कैसे हो रहे थे, इससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। पर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और यहाँ पे फ्रेंचाइजी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड एजुकेशन। तो किसी के पास कितना पैसा है, ये कौन कितना एजुकेटेड है, उस बेसिस पे उसको वोटिंग राइट्स दिए जाते थे, ठीक है। और टोटल कितने, अराउंड 17,000 लोगों को करीब जो है वोटिंग राइट्स दिए गए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये बोला गया कि अभी हमने ये एक्ट तो बना दिया, हमने इसके मेन प्रोविजंस ला दिए, इस बेसिस पे क्या है, इस बेसिस पे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो काम करेगी। पर क्या होगा कि 10 ईयर्स में, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो सेटअप होनी चाहिए टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो गठित होगी, और वो हुई भी। पर एग्जैक्टली 10 ईयर्स बाद नहीं, वो थोड़ा पहले हो गई थी 1927 में। और किस नाम से थी, साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन के नाम से एक स्टैट्यूटरी कमीशन है जो कि गठित की गई थी, ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। और क्या हुआ, इस एक्ट में सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन PSC
सो दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी कि इस एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो अभी हम रिविजन करेंगे तो इसको दोबारा से देखेंगे। सो नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले इसका बैकड्रॉप, ठीक है, क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। अब 1927 में क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया, ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। ठीक है, 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो कमीशन रिव्यू करने आया था उसके अगेंस्ट इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अब प्रोटेस्ट क्यों किया, प्रोटेस्ट इस वजह से किया क्योंकि इस कमीशन में, ठीक है, ये क्या है, ये कमीशन तय करने आ रहा था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसा होगा, और इस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल मेंबर वॉज इंडियन, and they are coming to review the 1919 Act and to suggest constitutional reforms, further constitutional reforms। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। तो क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया कि ठीक है भाई, अगर आपको ये लगता है कि साइमन कमीशन जो है वो आपके लिए ठीक से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी कमेटी बनाइए, ठीक है, आप एक ऐसा कमीशन खुद गठित कीजिए जिसमें कि इंडिया के ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हों या सारे सेक्शंस, इंडिया के सारे सेक्शंस इंक्लूडेड हों, ठीक है, जिसमें सबकी बात रखी जा सके। ठीक है, तो ऐसा कोई कमेटी बनाइए और आप अपनी डिमांड्स लेकर आइए। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे फिर। तो क्या हुआ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक कमेटी बनी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कमेटी बनी और इसमें क्या हुआ, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, सबसे डिस्कस करके एक नेहरू रिपोर्ट निकाली। नेहरू रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स से जिन्ना असहमत थे, तो इस वजह से बाद में जिन्ना ने भी अपने जो 14 पॉइंट्स हैं वो निकाले। ठीक है, तो अब क्या होगा कि नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ठीक है, और जिन्ना के पॉइंट्स, इन तीनों को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई। ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। तो 1930 से 1932 तक ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और इसके बेसिस पे एक वाइट पेपर इशू किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाइट पेपर पब्लिश किया, ठीक है, 1933 में, और इसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का। ये जो है लॉन्गेस्ट ब्रिटिश इरा के टाइम का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जिसमें कि टोटल 321 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। तो ये याद रखना, 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 10 शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसका बैकड्रॉप समझ आया आपको कि बैकड्रॉप क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने का, कि जो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है और जो जिन्ना के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसने जो वाइट पेपर निकाला था उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट आया है। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस क्या थे, देखिए सबसे पहले कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वही है, उसमें इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इसमें एक मेजर जो चेंज हुआ था वो ये था, सो पहले क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी, जो कि 15 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको हटा के, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के अब उसको एडवाइजर्स बोल दिया गया। ठीक है, एंड टोटल 15 की जगह अब वो मेंबर्स कम कर दिए गए, टोटल 6 मेंबर्स वर देयर। ठीक है, तो 6 मेंबर की एक कमेटी टाइप थी जो एडवाइस करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। ठीक है, और इसी टाइम पे 1935 के एक्ट में इंडिया और बर्मा को अलग किया था। सो अब ही विल बी कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। ठीक है, और लॉरेंस डंडास वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। नेक्स्ट कम सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें क्या हुआ, देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में अब अभी तक क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, क्या है, 1919 के एक्ट में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 2 हाउसेस बने थे, वन वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अनदर वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। ये था लोअर हाउस और ये था अपर हाउस। ठीक है, तो अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया फेडरल असेंबली। ठीक है, तो इन्होंने बात करी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी तक क्या है, मेंबर्स यहाँ पे, मेंबर्स इसमें और इसमें दोनों में ही मेंबर्स कहाँ से आ रहे थे, प्रोविंसेस से। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। पर अब क्या है, मेंबर्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से भी आएंगे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट से भी आएंगे। सो इट वॉज बेसिकली फेडरेशन इन ट्रू सेंस। तो बात तो की थी इन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वहाँ से भी मेंबर्स आएंगे, पर जो फेडरेशन वाले जो प्रोविजंस हैं बेसिकली 1935 के एक्ट में, वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने मना कर दिया था ज्वाइन करने के लिए।
तो दे ऑल्सो फर्दर एक्सपेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और किसको मिला है, मेनली इन तीनों को, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, विमेन एंड लेबर। तो मुस्लिम सिख यूरोपियंस के पास तो था, तो लैंडलॉर्ड, विमेन, तो विमेन विल ऑल्सो नाउ बी गेटिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, और लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें दे दिया गया। और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, डायरकी। तो डायरकी एट द सेंटर, ये याद रखना है। तो अभी तक 1919 के एक्ट में डायरकी कहाँ थी, प्रोविंसेस में। यहाँ पे डायरकी किसको दे दी गई, सेंटर को, ठीक है। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार था, ठीक है। साइमन कमीशन ने सजेस्ट किया था कि डायरकी शुड बी एट सेंटर। तो जो सेंटर है, जो बेसिकली सेंटर पे कौन से हैं, फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। तो फेडरल सब्जेक्ट्स वर नाउ डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं दे विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं दे विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वाइसरॉय एंड इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है। और जो और क्या है जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, नाउ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो ही सोल अथॉरिटी है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने के लिए, ठीक है। तो सेंटर का कोई इंटरफेरेंस अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे नहीं पढ़ने वाला है। तो प्रोविंसेस में बेसिकली इन्होंने इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी थी, ठीक है। प्रोविंसेस वर गिवन इंटरनल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर दी थी। प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी थी, ऐसा कह के कि जो सेंटर है अब यहाँ पे वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस सेंटर का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक था फेडरल सब्जेक्ट्स, एक था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है, और एक है कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में कौन लॉज बना सकता है, सेंट्रल असेंबली भी, ठीक है, ये जो फेडरल असेंबली है वो भी बना सकती है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, ये दोनों मिलकर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं। एक आता है नेक्स्ट रेजिडुअरी पार्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिडुअरी पार्ट किसको दिए गए, रेजिडुअरी पार्ट्स दिए गए वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय को रेजिडुअरी पार्ट्स दे दिए गए, ठीक है। तो अब डायरकी कहाँ आ चुकी है, डायरकी आ चुकी है सेंटर पे, प्रोविंसेस से डायरकी हट चुकी है, ठीक है, ये याद रखना। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मैंने यही बताया हुआ है इसमें कि दे अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंसेस, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स विल नाउ बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर्स। तो गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स मिलके जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने वाले हैं, और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या, कि सेंटर विल नॉट इंटरफेयर इन द लॉज मेड ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द प्रोविंशियल लिस्ट बाय प्रोविंसेस। कि अब जो प्रोविंसेस जो लॉज बनाने वाली हैं, ठीक है, जिन भी सब्जेक्ट पे वो लॉज बनाने वाली हैं प्रोविंसेस के अंदर, उसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई है, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और क्या हुआ है इसमें कि यहाँ पे बॉम्बे वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी। और जिन्ना की, बेसिकली जिन्ना के 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी था कि जो बॉम्बे है उसको सिंध से सेपरेट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सेपरेशन ऑफ बर्मा, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि बर्मा वो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसी वजह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी जो पोस्ट है, उसका जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। बाई कैमरलिज्म अगेन क्या है, 2 हाउसेस, लोअर हाउस एंड एन अपर हाउस, ठीक है। वो कौन कौन सी 6 प्रोविंसेस थे जहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, यूपी, बंगाल, मद्रास, आसाम, बिहार एंड बॉम्बे। और क्या हुआ, यहाँ पे एक फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये जो फेडरल कोर्ट है, दे विल ओवरसी, दे विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स। तो अगर स्टेट्स के बीच में कोई मतभेद होता है या सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मतभेद होता है, तो उसको कौन रिजॉल्व करने वाला है, उसको करने वाला है फेडरल कोर्ट, ठीक है। अब ये जो फेडरल कोर्ट है ये 1950 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1950 में इसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया गया, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, दिल्ली में। और यहाँ पे करेंसी को रेगुलेट करने के लिए RBI भी स्टैब्लिश कर दी गई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें इतना ही है कि RBI कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, फेडरल कोर्ट जो है, जो मॉडर्न डे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको कब स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें कन्फ्यूजिंग क्या होता है और आपको क्या मेन याद रखना है। देखिए 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ठीक है। 1919 के एक्ट में सेंटर पे बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया, और प्रोविंसेस में डायरकी है। 1935 के एक्ट में जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है,
प्रोविंसेस सेंटर पे भी है, सेंटर एंड प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म है। तो अब बाइकैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस में भी आ गया। प्रोविंसेस कितने, 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म आ गया, ठीक है। और जो सेंटर है, सेंटर पे चली गई डायरकी। तो प्रोविंसेस से हटके अब सेंटर पे चली गई है डायरकी, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रोविंसेस में डायरकी नहीं है। तो ये ही इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। एक ये आता है कि जो वाइसरॉय है, जो बेसिकली जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास है। तो रेजिडुअरी पावर्स 1935 के एक्ट में वाइसरॉय को दे दी गई, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। फिर आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, फेडरल कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक। सो ये मेनली आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब इंट्रोड्यूस की गई, 1935 के एक्ट में, ठीक है। 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक। सो 1919 एंड 1935 के एक्ट में मेनली दीज पॉइंट्स पर इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमारे जो भी ब्रिटिश इरा के टाइम के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं ये यहाँ पे सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। 1935 तक हमने 1773 से शुरू किया है, 1773 से हम 1935 तक आए हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 वीडियोज़ हैं जहाँ पे ये सारे एक्ट्स कवर्ड हैं। तो ये 4 वीडियोज़ आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। कीप लर्निंग, and if you really like these videos, do share these videos to your friends, and do subscribe to the channel, and thank you so much. Bye. We'll see you in the next lecture.